नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 31 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या बोल सकते हैं इसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, एक मज़ेदार टॉपिक बोल सकते हैं और एक ऐसा टॉपिक बोल सकते हैं जो फिजिक्स की हर ब्रांच में घुस जाता है कि बिना मेरे तो तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते बाबू भैया। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिजिक्स की हर ब्रांच में क्या होता है, यूज होता है। आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ लो, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लो, आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ लो, आप सॉलिड पढ़ लो, कहीं ना कहीं पर इसके दर्शन आपको हो ही जाएंगे। तो ये क्या है, यानी जो ये मेरे पास जो टॉपिक है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना। थोड़ा बहुत एक तरीके से समरी जैसी बनाए, एक स्टोरी जैसी बनाए। देखो, स्टोरी को जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने क्या पढ़ा था एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, या उसको हमने एक और नाम दिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। और हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि इस तरीके से क्या होता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन होता है जहां पर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस किसी एक सेम पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। और ये क्या होता है, इसका ओरिजिन ओ होता है। ठीक है ना, एक अच्छा खासा हमारे पास सिस्टम था और एक बहुत सरल सा सिस्टम था और इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम निकलवाए इस सिस्टम की हेल्प से। लेकिन कुछ ऐसी समस्या क्या आई या फिर क्या ऐसी आन पड़ी कि हमें एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी। इसके बाद एक और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो क्यों ये जो दो नए सिस्टम हमारे पास आए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जबकि हमारे पास पहले से एक बहुत खूबसूरत सा, एक मासूम सा हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो मतलब कुछ न कुछ तो रहा होगा, कुछ न कुछ तो मतलब ऐसे अनबन रही होगी। तो अनबन क्या रही, ये जो सिस्टम है हमारे पास, यानी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिजिक्स में कुछ सिचुएशन या फिर कुछ फिजिकल फिनोमिना ऐसे आए जहां पर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना क्या हुआ, बहुत ही मुश्किल हो गया। यानी मुश्किल का काम हो गया, मतलब हम आंसर तो निकाल सक रहे थे लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद, मतलब फिजिक्स वाले ने ये बोला इससे अच्छा तो मैं 50 डिप्स लगा लूंगा, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मतलब इस टाइप की डिफिकल्टी वहां पर अराइज हुई। तो उसी डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए दो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें से एक का नाम क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरे का नाम क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूं कि मतलब वो प्रॉब्लम क्या क्या थी। जैसे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, तो कुछ इस तरीके से मैं क्या दे दूं आपको, एक स्फीयर दे दूं, क्या करूं, एक स्फीयर दे दूं और मैं बोलूं इसका कुछ आपको एक मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कुछ इस तरीके से, कुछ भी बोल दो, कुछ इस तरीके से ax क्या दे रखा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, या बोल सकते हैं मास इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर बोल सकते हैं मास डेंसिटी दे रखी है आपको। और आपसे पूछा गया कि इस स्फीयर का क्या होगा, मास कितना होगा, रेडियस r का एक स्फीयर है, इसका पूरा मास कितना होगा। तो जब मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करी तो क्या आई, हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई। मतलब आंसर तो आ जाएगा लेकिन आंसर आने में क्या लगा, बहुत टाइम लगा, बोल सकते हैं बहुत डिफिकल्ट क्या हो गया, टास्क हो गया हमारे लिए। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कुछ चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रो दे रखा है, और मुझसे कहा गया कि इस पूरे कंडक्टर का चार्ज कितना होगा, क्यों हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्यों कितना होगा फाइंड करना है। जब मैंने क्या लगाया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा या फिर वॉल्यूम एलिमेंट लूंगा, फिर उसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ऐसा ही तो कुछ करूंगा। और जब मैंने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस सिस्टम को डील करना चाहा तो क्या आई, बहुत डिफिकल्टी आई, यानी कैलकुलेशन करने में क्या करनी पड़ी मेरे को, बहुत मतलब भारी भरकम मशक्कत करनी पड़ी। तो इस भारी भरकम मशक्कत को कम करने के लिए, या बोल सकते हैं कैलकुलेशन करने का एक ईजी रास्ता निकाला गया और या फिर एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो क्लियर हुई बात। तो हिंट डालो क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक बहुत आसान सा टॉपिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हर पॉइंट है उसके बारे में आपको मतलब अच्छे से पूरे मन से इसको सुनना। ठीक, क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये नहीं आता है कि व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आ सकता है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा।
ठीक है, कहीं ना कहीं पर ये आपको दिख जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिए, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो इसे क्या करना है आपको, खुली आंखों से और पूरे मतलब ध्यान लगाकर इसे देखना है। क्लियर बात? तो कॉपी पेन निकालो, अगर कॉपी नहीं है सामने तो पहले कॉपी रखो, उसके बाद फटाफट हेडिंग में लिखो क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और लिखना क्या करो, स्टार्ट करो। तो हर पॉइंट क्या करा जाएगा यहाँ पर आज आपको समझाया जाएगा, किससे रिलेटेड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं लिखते चलता हूं और आपको समझाते चलता हूं, तो उससे क्या होगा, हमारे नोट्स भी बन जाएंगे और हमको पूरा का पूरा जो मेरे पास क्या है आज का टॉपिक है वो समझ में भी आ जाएगा। तो हेड डालिए आपने क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसा कि हम जानते हैं अगर मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अगर मुझे क्या करनी हो, किसी एक पॉइंट की या स्पेस में किसी एक पॉइंट की लोकेशन बतानी हो तो किसकी हेल्प लेते हैं हम, उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं। माना मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लिखा, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z हैं। तो ये x, y, z, x, y, z को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ P बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या दिखाते हैं एक्चुअल में, कि स्पेस में ये पॉइंट P की लोकेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसी प्रकार जब हम किसकी बात करते हैं, ये तो कहाँ था, ये खेल कहाँ था, जब हम किसकी बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम कहाँ आते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे होते हैं, वहां पर थोड़ा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास क्या, r, थीटा एंड फाई होते हैं। यानी जहां हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z की बात कर रहे थे, तो यहाँ किसकी बात करेंगे, उनकी जगह हम r, थीटा, फाई की क्या करेंगे, बात करेंगे। और इन्हीं के बीच क्या होगी, कहानी होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि r क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, तो आपको जो पूरा का पूरा हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के चलते हैं, ऐसे ये मत बनाना अभी। तो क्या लिखो, ये हिडन डालो क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसे हैशटैग करके लिखो, सिंस वी नो in rectangular coordinate system location of any point in space is identify by its coordinate NATE। ठीक है, ये होती है कोऑर्डिनेट नेम्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं, नेम्ड एज x, y, z, x, y, z। These x, y, z आर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस, इन किस स्पेस में, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे सिमिलरली की स्पेलिंग क्या होती है, सिमिलरली, क्या मैं भूल गया, सिमिलरली लिख लेना। एक बार मैं स्पेलिंग भूल जाता तो मेरे साथ बड़ी एक दिक्कत है जो मुझे सही भी करनी है। एक बार अगर मेरे स्पेलिंग फर्स्ट बार लिखने में गलत होगी ना, फिर भगवान भी आकर उसको सही नहीं करा सकता। ठीक, तो मुझे पता है मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन अब मैं सही भी नहीं लिख सकता, प्रॉब्लम ये है मेरे पास। ठीक है, तो आई थिंक ये होती है, तो पता नहीं क्या होती है। सिमिलरली इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, coordinate of any point in space is defined as r, थीटा, फाई। किससे डिफाइन करते हैं हम, 3 चीज़ों से डिफाइन करते हैं। जहां जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर x, y, z थे, वहां जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जो क्या आ जाता है, r, थीटा, फाई आ जाता है। नाउ अब क्वेश्चन मतलब जाहिर सी बात है क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब भैया ये r, थीटा, फाई क्या है। तो अगला यहाँ पर हैशटैग करके लिखो, नाउ व्हाट आर, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करके लिखो या फिर ऐसे हैशटैग करके लिखो, व्हाट आर r, थीटा एंड फाई, व्हाट आर r, थीटा
एंड फाई, जो आर थीटा एंड फाई है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले या मैं इनके नाम लिख दूं या फिर एक डायग्राम में समझाऊं आपको, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो एक काम करता हूं, पहले इनके नाम लिख देता हूं, ठीक। तो जो यहाँ पर आर है इसे हम बोलते हैं क्या, तो ऐसे करके लिखो, जो यहाँ पर आर है इसका नाम क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर इसको क्या बोला था, एक्स एक्सेस बोला था, उस तरीके से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से रेडियल डिस्टेंस क्या है, मेरी आर है, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा, फिलहाल ऐसे लिखते रहो। जो थीटा है, थीटा को हम बोलते हैं क्या, थीटा को हम बोलते हैं पोलर एंगल। क्या बोलते हैं, पोलर एंगल बोलते हैं, ठीक, पोलर एंगल। तो दिस इज पोलर एंगल। अब पोलर एंगल है तो एंगल कहीं ना कहीं से तो होगा, ठीक है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा ये एंगल। और किसके रिस्पेक्ट में होता है, फ्रॉम जेड एक्सेस। तो कहां से, पोलर एंगल फ्रॉम जेड एक्सेस, ठीक है, जेड एक्सेस से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा मत बोलो, पोलर एंगल मेड बाई आर, यानी किसके द्वारा, रेडियल डिस्टेंस के द्वारा, पोलर एंगल मेड बाई आर फ्रॉम जेड एक्सेस, फ्रॉम जेड एक्सेस। जेड एक्सेस से जो आर जो है, इस आर ने कितना एंगल बना रखा है जेड एक्सेस से, वही क्या होता है, हमारा थीटा होता है। अब फाई क्या है, और जो फाई होता है, वैसे केवल नाम था तो डेफिनेशन लिख दी मैंने। जो फाई होता है वो क्या होता है, एजिमुथल एंगल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एजिमुथल एंगल, ठीक है। तो ये चीज क्या है, मेरा एजिमुथल एंगल है। इसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखो, पोलर एंगल लिखो, डेफिनेशन बाद, ये डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। आप लिख सकते हो, मैंने मिटा दिया, ठीक, ओके, ताकि अच्छा लगे। ओके, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये चीज है क्या। तो आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, थीटा क्या है, पोलर एंगल है, और जो फाई है उसका नाम क्या है, एजिमुथल एंगल है। इसका एक और नाम होता है, जो थीटा है, इसे हम कभी कभी इंक्लाइन एंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंक्लाइंड एंगल, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, इंक्लाइंड एंगल। नाउ अब क्या करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि मतलब आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, ठीक है। नाम तो पता चल गया, नामकरण कर दिया, अब होते क्या है ये, ठीक, वो समझते हैं। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, इसे मिटा दूं। ओके, तो यहाँ पर एक मस्त करके नया डायग्राम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारा बेस है उसे ड्रॉ करता हूं, और हमारा बेस क्या रहने वाला है, पिछले वाला जो हमारे पास सिस्टम था, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसी की रिस्पेक्ट में जो नया सिस्टम है उसे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सबसे पहले जो पिछले वाला सिस्टम था, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करो, ड्रॉ करो। ओके, आराम से करना और ध्यान देके करना। देखो पहली बार आराम से करोगे ना, फिर बार बार आपको मतलब आपको तेजी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया एक्स एक्सेस, राइट हैंडेड बनाना है, ठीक है। तो दिस वन इज एक्स एक्सेस, दिस वन इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, ठीक है। तो मेरी मम्मी जब बच्चों ने मेरे को पढ़ाती थी ना, वो वाली कहानी सुनाती थी, कछुए और खरगोश वाली, तो मेरे से बोलती थी कि जब कुछ भी लिखता है तो जो फर्स्ट में जब लिखता है ना, लिखना स्टार्ट करता है, तो बहुत आराम से लिख, मतलब राइटिंग अच्छी बनानी है, चाहे 1 घंटा लग जाए, और लिखने में चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन लिख, आराम से लिख, ठीक है। जब तेरी हैबिट बन जाएगी इस ऑ को अच्छा लिखने की, तो फिर बाद में कितनी ही स्पीड से लिखेगा, तेरा ऑ ऐसा ही बनेगा। तो मेरी मम्मी मेरे को बचपन में ये शिकायत करती थी, ठीक है। तो मैं आज भी बता रहा हूँ कि जब पहली बार किसी चीज़ को पढ़ो तो बहुत आराम से और बहुत इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है। और जब आप उसको दोबारा पढ़ रहे होगे ना, तो आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं। जैसे अभी यहाँ पर जो वीडियो बनेगी वो लगभग 40-45 मिनट की बनेगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप इसको रिवाइज करोगे अपने नोट्स से, मैं यकीन दिला रहा हूँ आप 15 मिनट में पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 के 3, मतलब रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, 3 के 3 15 मिनट में क्या कर दोगे, कवर कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम जब पहली बार जब पढ़ा है, बहुत इत्मीनान से पढ़ा है, ठीक है। क्लियर है बात? तो आते हैं, देखो तो ये क्या बनाया हमने, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, या फिर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स वाई जेड, और ये क्या है, इसका ओरिजिन है। ये क्या है, इसका ओरिजिन है। पहले चीज की बात करते हैं, दिस इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जो आर है वो क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये इसका ओरिजिन है। तो यहां से जो रेडियल डिस्टेंस है, दिस थिंग, तो दिस वन इज अवर आर। तो ये क्या है, पहला जो चीज है, यानी बोल सकते हैं जो पहली जो चीज है यहाँ पे, जो आर जो कोऑर्डिनेट है वो ये है। तो दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग आर कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज आर, नॉट आर वेक्टर, हाँ ध्यान देना, दिस इज सिंपल आर। ओके, ये क्या है, हमारा सिंपल आर है। देखो इस चीज को हमने, अगर मैं इसको पॉइंट पी बोलूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ मान लिया कोई एक पॉइंट पी है जिससे कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड है, इन किस सिस्टम में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर इसको मैं आर वेक्टर बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अगर ये इसको खाली आर बोलता हूं तो दिस इज
मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो जो ये r है इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक तो क्या बोल सकता हूँ रेडियल डिस्टेंस, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। जो r है वो किसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एनी ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस को दिखा रहा है। अगर वो पॉइंट क्या है मेरे पास r है, सॉरी p है, तो वो p की किसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है। कौन, ये r या फिर ये r। दूसरी चीज में अगला वाला क्या है मेरे पास, पोलर एंगल। पोलर एंगल क्या है, एंगल मेड बाय दिस r। ये जो r है इस r के द्वारा z एक्सिस से कितना एंगल बनाया गया, यानी दिस थिंग। और ध्यान देना है एंगल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एंगल विल बी दिस डायरेक्शन, दिस एरो विल प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। ये इधर को नहीं होगा, कहाँ की ओर है, एरो इधर की ओर। तो दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को क्या बोला गया, थीटा बोला गया। एंड दिस थीटा इज पोलर एंगल। जो थीटा है वो क्या है, हमारा पोलर एंगल है। अब बताते हैं किसकी, एजिमुथल एंगल की। तो एजिमुथल एंगल क्या होता है, इसको ध्यान सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास r है, या जो r मेरे पास क्या है, ये रेडियल डिस्टेंस है, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं किस पर, इस XY प्लेन पर। और प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। मैंने एज्यूम कर लिया, यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। थोड़ा खूबसूरती दिखाएं तो इस तरीके से क्या किया, यहाँ पर इस पॉइंट P से इस XY प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, यूं करके कर दिया नॉर्मल ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। एक फर्स्ट क्लास करते, ये XY प्लेन है, ठीक है, यूं करके ये XY प्लेन है और इस XY प्लेन में क्या कर दिया हमने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन इस XY प्लेन में कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे खींच दो एक लाइन। ठीक है, तो दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन XY प्लेन। ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्शन। तो ये जो मैं अगर इसको क्या बोलूँ, मैं Q बोल दूँ, इस पॉइंट को क्या बोल दूँ, Q बोल दूँ। तो जो OQ है वो OQ क्या है एक्चुअल में, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन XY प्लेन है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ऐसे समझो कि ये मैं अज्यूम कर लो कि दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग XY प्लेन, और ये क्या हो गया मेरा, तो दिस वन इज O एंड P। यहाँ से क्या किया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो दिस थिंग इज OP। तो ये क्या है मेरा, सॉरी OQ, और ये क्या है OP, एंड दिस OQ इज प्रोजेक्शन ऑफ P इन XY प्लेन। ये जो प्लेन है ये XY प्लेन है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको, क्लियर है बात, तो समझ में आई। तो ये चीज़ क्या है मेरे पास, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन XY प्लेन है। ठीक, ये जो मेरे पास OQ है वो जो x एक्सिस से एंगल बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एजिमुथल एंगल बोलते हैं। एंड डायरेक्शन मस्ट बी इन दिस वे, यानी कैसे होगी ये, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये कैसे होगा, ऐसे। ओके, थीटा की डायरेक्शन ऐसे, एंड दिस इज फाई, एंड दिस फाई इज नोन एज एजिमुथल एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, एजिमुथल एंगल बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब इसका एक नाम और बोला था हमने, क्या, इंक्लाइन एंगल। अब इंक्लाइन एंगल क्यों बोला, देखो ये है ना, ये R है, तो ये किसको दिखा रहा है कि कितना इंक्लाइन है फ्रॉम Z एक्सिस, उसको दिखा रहा है। तब इसको क्या बोल दिया हमने, इंक्लाइन एंगल बोल दिया। इतनी बात क्लियर है? तो समझ में आया कि R, थीटा और फाई यहाँ पर क्या है। तो एक बार और समझाऊं या फिर ऐसे लिखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हिंट डालो, क्या, तो कहाँ पर लिखूँ, इधर यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँ। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिखो, हैशटैग करके लिखो R यानी रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो रेडियल डिस्टेंस ये क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो इट इज, तो ये क्या होता है हमारे पास, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन XYZ, इन XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है, एक्चुअल में R होता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, दूसरी बात किसकी करेंगे हम, थीटा की। जो थीटा है मेरा, उसका नाम क्या है, पोलर एंगल है। तो ये क्या है मेरा, पोलर एंगल है। एंड दिस पोलर एंगल इज डिफाइंड एज एंगल मेड बाय दिस R वेक्टर, सॉरी R वेक्टर नहीं बोलेंगे, एंगल मेड बाय R फ्रॉम Z एक्सिस। तो इसको क्या बोल देंगे हम, एंगल मेड बाय R फ्रॉम Z एक्सिस। ठीक है, R ने Z एक्सिस से जितना एंगल बनाया उसी को हमने क्या बोला है,
थीटा बोला है। इट्स अनदर नेम इज इंक्लाइन एंगल। वो क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं किसकी, फाई की। ठीक है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको, फाई क्या है। तो फाई इज एंगल मेड बाई ओ क्यू फ्रॉम एक्स एक्सेस। ध्यान देना, कहाँ से, एक्स एक्सेस से ओ क्यू ने कितना एंगल बनाया। तो ओ क्यू क्या है भी डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है मेरे पास, इसका नाम क्या है, एजिमुथल एंगल है। तो दिस इज एजिमुथल एंगल, इसका नाम है। ठीक है, एंड इट इज डिफाइन एज एंगल मेड बाई क्या, ओ क्यू। ठीक है, एंगल मेड बाई ओ क्यू फ्रॉम एक्स एक्सेस। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान देना, मैं यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ। डायरेक्शन मैंने यहाँ पर डायग्राम पे दिखा रखी है कि जो फाई होगा हमेशा ऐसे लेंगे हम इसको, और जो थीटा होगा उसको हम हमेशा ऐसे लेंगे। क्लियर है बात। एंड हियर ओ क्यू, जो ओ क्यू उसे डिफाइन कर दें। ओ क्यू इज हियर ओ क्यू इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी। ओपी का प्रोजेक्शन है, दिस इज ओपी, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ आर भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, या प्रोजेक्शन ऑफ आर बोल दो। तो प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पर आर का जो प्रोजेक्शन है उसी को हमने क्या बोला है, ओ क्यू बोला है। और उस ओ क्यू ने जो एक्स एक्सेस है उसके साथ जो क्या बोला मैंने, हाँ, जो आर का जो प्रोजेक्शन है ऑन एक्स वाई प्लेन उसे हमने क्या बोला है, ओ क्यू बोला है। और ओ क्यू ने एक्स के साथ जो एंगल बनाया है उसे हमने फाई बोला है। इतनी बात क्लियर होगी, बात मतलब आपको, ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी तो मतलब आपको थोड़ा बहुत अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत अब ज्ञान हो चुका है कि उसमें हम कोऑर्डिनेट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा फाई होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन जाननी है तो मुझे क्या चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी उसके लिए मुझे आर थीटा और फाई की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको। ओके, अब कुछ मिटाना पड़ेगा और कुछ नया बताना पड़ेगा फिर आप। तो अब क्या करें, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लें इनसे रिलेटेड। ठीक है, वो डिफाइन करने क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, या फिर उससे पहले कुछ और करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, पिछले में जब हम रेक्टेंगुलर पढ़ रहे थे वहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन किए थे, तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग आर थीटा एंड फाई। ठीक है, आर थीटा एंड फाई, या फिर उससे पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे हिंट डालो, कनेक्शन बिटवीन। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं, कनेक्शन बिटवीन। देखो ये क्या था, एक्स वाई जेड क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये क्या है मेरे पास, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दोनों के कनेक्शन क्या होगा, तो कनेक्शन बिटवीन आर थीटा फाई एंड एक्स वाई जेड। ठीक है, जब भी आर थीटा फाई की बात करेंगे यानी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। और जब भी हम एक्स वाई जेड की बात करेंगे तो यानी किस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। ओके, इनके बीच क्या निकालना, हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए अगेन जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था उसी को दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप भी क्या करना है, उसको दोबारा बनाना। जितनी बार बनाओगे उतनी आपकी हैबिट होती रहेगी, उतना आपको ये जो टॉपिक है वो सिंपल नजर आता रहेगा। देखो तो कुछ इस तरीके से, दिस इज माई जेड एक्सेस, ओके, एंड दिस इज माई वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज अवर एक्स एक्सेस। तो दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई, एंड दिस वन इज जेड। ठीक है, या फिर जी कुछ भी बोल दो। एंड दिस इज अवर ओरिजिन ओ, एंड दिस इज आर, एंड दिस इज पॉइंट पी, एंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एंड दिस इज अवर आर कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल या फिर रेडियल कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस इज अवर थीटा कोऑर्डिनेट इन spherical coordinate system. And if we draw projection in xy plane, and this will be the, and this phi will be the azimuthal coordinate in spherical coordinate system. ये समझ में आया। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो what will be this thing, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ कहाँ, इस z एक्सिस में, तो this thing will be r cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो r cos थीटा। ठीक है, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा एंड द कंपोनेंट ऑफ आर इन जेड डायरेक्शन विल बी आर कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, कंपोनेंट ऑफ आर इन जेड डायरेक्शन विल बी आर कॉस थीटा। इतनी तो आपको समझ में पता ही है।
और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो दिस विल बी आर साइन थीटा। ऑब्वियसली बात है, इफ दिस थिंग इज आर कॉस थीटा तो परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा। बहुत बार किया हमने, क्लास 11th में बहुत बार किया है। ओके ना, अब देखो, अब इसको देखो, ये क्या है मेरे पास ओ क्यू था, तो अब इस आर साइन थीटा का एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सेस लेंगे हम और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सेस लेंगे, ठीक है। तो जो एक्स एक्सेस के अलोंग जो कंपोनेंट निकल के आएगा इस तरीके से, तो दिस विल बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और इनटू दिस इज कॉस फाई, क्या आ जाएगा हमारा कॉस फाई। ये समझ आया कैसे आया, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ आर साइन थीटा अलोंग एक्स एक्सेस, तो दिस विल बी आर साइन थीटा कॉस फाई। In the same way, component of r sin theta along y axis, then this will be r sin theta, r sin sin phi. ये क्या हो जाएगा मेरे पास, r sin theta and this is sin phi, ठीक है। अगर आपने इतना करना सीख गए ना, तो मतलब समझ लो मस्त मस्त करके मतलब आप पढ़ रहे हो। अगर ये समझ में आया आपको ना, आप इतना मतलब आप खुद पर यकीन कर लो कि मेरे को अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, अगर आप ये डायग्राम आपको समझ में आ रखा है या फिर जो ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर कर रखी है वो समझ में आ रखी है, तो अब यहाँ पर आप ये रिलेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो होगा x इक्वल टू, यानी r साइन थीटा कॉस फाई, जो x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर r साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस फाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड r थीटा फाई आ गया। और तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास दिस थिंग r साइन थीटा साइन फाई, तो दिस विल बी r साइन थीटा साइन फाई। एंड अगर मैं किसकी बात करूं, z की बात करूं, तो z विल बी ओनली r कॉस थीटा, तो z क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर r कॉस थीटा हो जाएगा, तो z विल बी r कॉस थीटा, ठीक है। और इन चीज़ों को एक कॉपी में लिखो या फिर अपनी कॉपी के हेडर में लिख दो और उसके ऊपर ऐसे करके स्टार बना दो। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ इसको, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल, इन तीनों को कंबाइनली। तो दीज 3 इक्वेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन कन्वर्ट देम बाय द हेल्प ऑफ देम स्फेरिकल टू मतलब स्पेरिकल टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू कोऑर्डिनेट, बिकॉज दीज आर द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, ठीक है, और वाई एंड आर कॉमा थीटा कॉमा फाई एंड जेड एंड आर एंड थीटा। क्लियर है बात, तो इसमें क्या लगा दो, इस तरीके से स्टार लगा दो। क्लियर है बात, ओके। अब देखो, तो ये समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, कहाँ से आया, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊँ, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है इसको दोबारा समझाने की, क्योंकि बहुत इजी था ये, कोई इसमें मतलब ऐसे पहाड़ हमने खोदा नहीं है। तो सिंपल सा हमने कोऑर्डिनेट लिए, मतलब क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया, और x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई ले लिया और यहाँ देख के, और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई लिख दिया, और z इक्वल टू कितना आ गया, आर कॉस थीटा आ गया। क्लियर है बात। अब बात करते हैं किसकी, पोजिशन वेक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं, पोजिशन वेक्टर। यानी पोजिशन वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे इन इन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लिखो, हेड डालो पोजीशन वेक्टर, हेडिंग का डालो पोजीशन वेक्टर। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी क्या, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर अगर मैं किसकी बात करूं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहां, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको याद है तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन किया था, याद है आपको, बताओ फटाफट। क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। तो यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया था, तो दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से डिफाइन होता है, ओरिजिन से डिफाइन होता है। तो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, इस तरीके से डिफाइन होगा कि आर इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा वाई एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो किस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे। देखो, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। ओके, तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिफाइन हो जाएगा बताओ। तो दिस विल बी सिंपल, क्या करो, अभी मैंने लिखा ना यहाँ पर, देखो आ गया।
तो अब इसको हम इससे किस में चेंज कर सकते हैं, स्फेरिकल में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इन तीनों की हेल्प से। तो एक्स की जगह ये पुट कर दो, वाई की जगह ये, जेड की जगह ये। तो यहाँ से मेरे पास जो आर वेक्टर आ जाएगा इस केस में, ठीक है, वो आ जाएगा मेरे पास क्या, दिस इज आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू आई कैप प्लस आर साइन थीटा एंड दिस वन विल बी साइन फाई इंटू कितना आ गया, जे कैप प्लस आर कॉस थीटा इंटू कितना आ गया, के कैप आ गया। तो दिस इज पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो दिस वन विल बी द पोजिशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बात ध्यान देना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आर एंड दिस आर डिफरेंट, ठीक है। दोनों आर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये आर और ये आर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर वाला आर है, और ये चीज क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। तो ये अलग चीज है और ये क्या है, अलग चीज है, ठीक। कभी कभी कोई बुक वाले इस चीज से बचने के लिए इसको रो लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अब मैंने शुरुआत वैसे कर दी तो आपको संभालना होगा, संभाल लोगे ना। तो ये दोनों आर क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो मुझे भी अभी थोड़ा सा इसको देख के समझ में आया कि मेरे को ये अलग अलग लिखना चाहिए था, लेकिन अब मैं लिख चुका हूं तो लिख चुका हूं, ठीक। तो ऐसे चलना पड़ेगा हमको, एंड ये दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर आर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किधर है बात इतनी, ओके। तो इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, सही सम इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कितना खूबसूरत है, ठीक है। याद करने लायक है, नहीं है याद करने लायक, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो, या बोल सकते हो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप सटक से इसको लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास ये हैं और ये तो आपको पता ही है। तो यहां से इनको उठा के कहां रख दो, इधर रख दो, तो आंसर ये आ जाएगा आपका ना। अब बात करते हैं किसकी, यूनिट वेक्टर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, यूनिट वेक्टर्स इन, तो ऐसे लिखो यूनिट वेक्टर्स इन, यूनिट वेक्टर्स लो खाली, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, ओके। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंपेयर करके चलें, ठीक है, सुविधा रहेगी हमको सीखने में। तो एक और लिखो क्या, स्फेरिकल, और एक और लिखो क्या, कार्टेशियन, या फिर एक और लिखो रेक्टेंगुलर और एक और लिखो क्या, स्फेरिकल, या फिर कार्टेशियन लिख दो। तो एक और लिखो क्या, कार्टेशियन, यहाँ कार्टेशियन लिख दिया मैंने, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, स्फेरिकल। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है, आपका मन करे तो आप लिख लेना, ओके। तो देखो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसे बना दो एक और लाइन मस्त करके, बचपन वाला हिसाब किताब, ठीक। तो यूनिट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ होते हैं हमारे पास आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक। और जो आई कैप होता है वो क्या होता है, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, क्या होता है, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। और जो जे कैप होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, आपने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। और जो सॉरी वाई कैप नहीं, जे कैप बोल दो इसको, ठीक है, जे कैप। एंड अगला क्या आता है, के कैप, एंड दिस के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, क्लियर हुई बात। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम, यूनिट वेक्टर यहाँ हम डिफाइन करते हैं कैसे, दीज आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप और करके आप यहाँ लिखना, अगर आपकी जगह बची है तो इसको हम एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, y cap is unit vector along y axis and z cap is unit vector along z axis. In the same way here we define three unit vector r cap, theta cap and phi cap. जो मेरे पास यहाँ r cap है, तो जो r cap है this is unit vector along किस डायरेक्शन होगा बताओ, r की डायरेक्शन में। और r की डायरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, रेडियल डायरेक्शन। तो r cap is unit vector in radial direction, in रेडियल डायरेक्शन। और जो मेरे पास थीटा कैप होगा तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन किस डायरेक्शन में, पोलर डायरेक्शन, ठीक है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक। तो क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोलर एंगल, इन डायरेक्शन ऑफ या फिर अलोंग पोलर कोऑर्डिनेट, ऐसे बोलो यूनिट वेक्टर अलोंग
along polar coordinate, polar coordinate, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, थीटा, ओके। और जो फाई कैप है वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एजिमुथल कोऑर्डिनेट या फिर एजिमुथल एंगल। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एजिमुथल एंगल, एंड दिस एजिमुथल एंगल इज नथिंग बट फाई। ये क्या है, फाई है। तो फाई डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ एरो नहीं बनाया मैंने, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, फाई कैप है। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, थीटा कैप है। और इस डायरेक्शन में ऐसे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, आर कैप है। इतनी बात क्लियर हुई। एक बार मैं इन सबको लिखूं यहाँ पर, ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो इन सबको मैं एक बार जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उसको यहाँ पर एक बार प्रस्तुत करने की, या बोल सकते हैं उनका चित्रण करने की कोशिश करता हूँ, और आई होप मैं उसमें सफल रहूँगा। तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना दो, अब ऐसे हमने कंपेरिजन किया ही है तो यहाँ पर भी वैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो। तो दिस इज वाई एक्स एंड दिस वन इज जेड। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड, ठीक है। और हमें पता है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास, आई कैप है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है, जे कैप है, और इस डायरेक्शन में क्या है, के कैप। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तीन के तीन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो यहाँ से क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एक आर वेक्टर या फिर आर कोऑर्डिनेट या फिर रेडियल कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहा हूँ लाइक दिस। तो दिस इज माई आर, तो ये क्या है मेरा आर है, ठीक। और इस डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, आर कैप है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पॉइंट पर, तो आर कैप यानी यहाँ से यूनिट लेंथ का क्या खींचूंगा, एक ऐसे एरो खींचूंगा, एंड दिस इज द आर कैप वेक्टर। तो ये क्या है, ये लेंथ है क्या, यूनिट लेंथ है। और जो ये वेक्टर है इसे मैंने क्या बोला, आर कैप वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया, आर कैप वेक्टर। दूसरा जो क्या है मेरे पास, थीटा कैप है। तो थीटा कैप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पोलर एंगल। तो पोलर एंगल इज लाइक दिस, ठीक, ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में इधर की ओर होगा कहीं पर, यानी इस डायरेक्शन में होगा। और उसकी लेंथ कितनी होगी, उसके लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा, बिकॉज दिस थीटा कैप इज यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो थीटा कैप आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ का ध्यान देना है, लेंथ विल बी यूनिट एंड दिस विल बी थीटा कैप, ओके ना। अब बात करते हैं किसकी, फाई कैप की। तो फाई कैप कैसे होगा, ऐसे घूम रहा होगा। तो फाई कैप अगर बनाना चाहूंगा मैं यहाँ पर, तो अगर मैं ये बनाऊं तो दिस इज प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज अवर प्रोजेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन। तो दिस विल बी फाई। तो ये क्या होगा मेरा, फाई होगा। एंड दिस फाई इन दिस डायरेक्शन, यानी ऐसे कुछ है फाई, ठीक है। ऐसे कैसे है फाई, यूं करके है। तो यहाँ पर बनाने की कोशिश करो एक बार में। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो दिस विल बी फाई। तो ये जो होगा, तो दिस इज फाई कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर फाई कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा, फाई कैप डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, फाई कैप। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थीटा कैप कहाँ की ओर, इधर की ओर, ठीक है। आर कैप कहाँ की ओर, सीधे ऐसे। और फाई कैप अब दिखेगा नहीं, ऐसे अंदर को तो बना नहीं सकता मैं, तो कैसे बना, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा करके बना दिया, यानी किस डायरेक्शन में, ऐसे हो गया फाई कैप। अगर मैं ये बोलूँ कि इस तरीके से ये है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये एंगल का एक पार्ट है, यहाँ पर देखो दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो ये एंगल है, तो दिस इज फाई कैप। तो ये क्या है मेरा, फाई कैप है किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। यहाँ पर अगर वो पॉइंट यहाँ है तो दिस विल बी द फाई कैप। और उसी डायरेक्शन में क्या बना रखा है मैंने, वो फाई कैप बना रखा है। क्लियर है बात इतनी आपको, ठीक, ओके। तो देखो ना, समझ में आया कि मतलब आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप को कैसे डिफाइन किया, इस तरीके से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब देखो खासियत क्या होगी, जिस तरीके से यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या बना रहे थे, एक बेसिस बना रहे थे। क्या बना रहे थे, एक बेसिस बना रहे थे। बेसिस का मतलब क्या होता है, इन वेक्टर के टर्म में हम किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे थे, कैसा बेसिस बना रहे थे, एक ऑर्थोगोनल बेसिस बना रहे थे। ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या हुआ कि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। या तो ऐसे बोलो, या फिर एक टेक्निकल वर्ड का यूज कर दो कि आई जे के आर फॉर्मिंग ए बेसिस और या फिर फॉर्मिंग ए ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। ऐसे बोले तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है किताब से, ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, हम लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मतलब 11th की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आई जे के आर यूनिट वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। वो दिख रहा है हमको यहाँ पर। सिमिलरली जो मेरे पास आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप होंगे, ये भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और ये भी क्या बनाएंगे, एक ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे। तो यहाँ पर बोल देता हूँ मैं ऐसे, तो ऐसे हैशटैग करके लिखो। तो
आई कैप, जे कैप एंड के कैप, एंड दिस इज, ऐसे 3 लगा के, दिस इज ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल का मतलब ही हुआ कि दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उस हमने पढ़ रखा है जब हम ऑर्थोगोनल पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे। तो ये कैसे लिखो यहाँ पर, तो यहाँ लिखो नीचे, ठीक है, इस तरीके से पोलर वाली बातें ओके मिटाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे करो। जो मेरे पास स्पेरिकल है वो वाली बातें इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो मेरे पास क्या है, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप है, ये क्या बना रहे हैं, एक ऑर्थोगोनल बेसिस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस। यहाँ पर ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब क्या समझ रहे थे हम, कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई एंड दीज ऑल इक्वल टू 0। किसके बराबर होंगे, ये 0 के बराबर होंगे। तो सेम केस यहाँ भी हो जाएगा कि दिस आर कैप डॉट थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा कैप डॉट फाई कैप इज इक्वल टू फाई कैप डॉट आर कैप, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, हमारे 0 के बराबर हो जाएंगे। नाउ अगर ये बेसिस बना रहे हैं, तो हमने जब बेसिस पढ़ा था, तो बेसिस की एक खासियत होती है कि इसको जो एलिमेंट होते हैं उसके एलिमेंट के टर्म में हम किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर कोई और स्पेस हो तो हम उस चीज की बात करते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस है, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की बात करेंगे। तो जैसे हमने यहां पर एक वेक्टर डिफाइन किया था, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दूं। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने आई जे के टर्म में बोला था हम किसी भी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वेक्टर ए डिफाइन किया, तो दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो मैंने किसी भी वेक्टर ए को, कोई भी एक रैंडम वेक्टर लिया मैंने, उसको मैंने आई जे के टर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, तो समझ में आई बात। एंड यहाँ पर जो ए एक्स ए वाई ए जेड है, इनको मैंने क्या बोला, ए एक्स इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर इन आई कैप डायरेक्शन, एंड दिस थिंग इज कंपोनेंट ऑफ वाई, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस थिंग इज सॉरी जो ए जेड है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम आई कैप थीटा कैप और फाई कैप के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए को मैं क्या कर सकता हूँ, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप के टर्म में लिख सकता हूँ, यानी ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। नाउ जिस तरीके से हमने यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड को नाम दिया था, उस तरीके से हम ए आर ए थीटा ए फाई को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जो ए आर है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए इन रेडियल डायरेक्शन, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ आर, और जो ए थीटा है दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए इन पोलर डायरेक्शन, पोलर डायरेक्शन इन द एंगल ऑफ in the direction of theta cap, and this a phi is the component of a along मतलब in the direction of, या फिर in azimuthal direction, या फिर in the direction of phi cap। क्लियर हुई बात। तो ये नीचे से आप राम कहानी खुद लिख देना कि जो ए आर ए थीटा और ए फाई क्या है, इतनी बात क्लियर है। नाउ अब आती है एक बहुत खतरनाक बात। खतरनाक बात ये है कि जो ये आर थीटा फाई या फिर आर कैप थीटा कैप फाई कैप है, एक्चुअल में ये क्या है, पनौती है। पनौती का कौन होते हैं, जो बनाए बनाए काम को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे कि जो यहाँ पर आर कैप थीटा कैप फाई कैप आर पनौती क्या है, ये पनौती हैं, बहुत खतरनाक वाले। अगर इनको ध्यान से नहीं देखा ना तो ये पनौती लगा देते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको 5 नंबर मिल रहे होंगे, ये पनौती लगा जाएंगे। इवन कुछ बुक वाले ने इनको क्या बोल दिया है, जहरीला सांप बोल दिया है, मतलब उतने खतरनाक हैं। कुछ बुक वाले ने जो आर कैप थीटा कैप फाई कैप है ना, इनको जहरीला सांप तक बोल दिया। आई थिंक ग्रिफिथ सर ने बोला है, किसने बोला है, ठीक है आप पढ़ना, ठीक है। तो उन्होंने इसको जहरीला सांप तक बोल दिया, तो मैं तो फिर भी थोड़ा कम क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। यानी पनौती वो है, जो आर कैप थीटा कैप फाई कैप है वो क्या है, पनौती है। अब वो पनौती क्या है ये सुनो, जो ये होते हैं ना, कौन है, आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, मतलब यानी इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर रह सकते हैं, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करा सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। जो आर कैप थीटा कैप फाई कैप है, इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बाहर, क्वेश्चन ये है।
इसलिए ले सकते कि जो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप है उनको आप कहीं पर भी डिफाइन करो, आप इस पॉइंट पर डिफाइन करो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो सेम रहेंगे, वो सेम रहेंगे, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वी ट्रीट इट एज ए कांस्टेंट। लेकिन जो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप है ना, ये एंगल के साथ चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट, इसको पी बोल दूं, इस पी पॉइंट से हटाकर यहां पर रख दूं, तो अब उस टाइम पर आर, थीटा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो है ना ये पनौती, एक टाइप से बोल सकते हैं, मतलब पूरे इंटीग्रेशन की ये हालत खराब कर देंगे, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, अगर इसका ध्यान ना दें हम, और हम आई जे के मतलब वो हैं, आदि हैं, तो इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, वहीं पर काम हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है इन पनौतियों का, तो मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये पनौती लगा न दे कहीं, पनौती न लगा दे, मतलब पहली चीज तो इनको इंटीग्रेशन से बाहर बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसका मैंने बताया, क्योंकि ये हर पॉइंट पर इनकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आप सोच रहे होगे कि मतलब ऐसे कुछ भी बोल दे रहे हो क्या, कि मतलब क्यों बोल रहे हो ऐसा, प्रूव करके दिखाओ हमको दिखाओ कि जो आर, थीटा, फाई जो होते हैं वो एंगल के साथ चेंज होते हैं। तो जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वही है कि आर, थीटा, फाई को हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि ये पनौती है, ठीक है। तो लेट मी शो कि आर, थीटा, फाई आर मतलब खतरनाक वाली पनौती है, मतलब एक छोटे से इंटीग्रेशन को ना इतना बड़ा कर देते हैं, देखना आप। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इनसे क्वेश्चन, ठीक। आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ोगे, वहां पर ये पनौती आते हैं, ठीक है। जब आप स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होगे ना, तो वहां पर ये भाई साहब दिख जाएंगे यूं करके। आप इनको इंटीग्रेशन से बाहर लोगे तब पनौती, अगर आप इनकी वैल्यू रखोगे तो इनका इतना बड़ा इंटीग्रेशन, फिर भी ये पनौती लगाएंगे, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, ठीक। तो इनको पढ़ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बात। तो अब की क्वेश्चन यही है कि वाई दे आर पनौती, ठीक, वाई दे आर पनौती। उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इस इक्वेशन नंबर 2 की। तो मैं ऊपर लिख दूं इसको कहीं, तो ये सब मिटाता हूँ और इस इक्वेशन 2 को रहने देता हूँ, और ऊपर लिखते हैं इसको, फिर ये बताते हैं कि ये पनौती क्यों है। ओके, ऊपर लिखते हैं उसको मैं, जो पोजीशन वेक्टर है हमारा इन सेंट्रिकल, सॉरी, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई आर साइन थीटा साइन फाई इंटू जे कैप प्लस आर कॉस थीटा इंटू कितना आ गया, के कैप। तो दिस इज माई आर वेक्टर इन या पोजिशन वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ लेट मी डिफाइन आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ठीक है। तो जब उनको डिफाइन करेंगे तो वहीं से पता चलेगा कि मतलब क्यों है ये पनौती। तो देखो, लेट मी डिफाइन आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। लेट मी डिफाइन आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। सबसे पहले जो आर कैप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि डी आर डिवाइडेड बाई डी आर एंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई डी आर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसकी एक झलक दिखाऊं मैं आपको कि मतलब मैंने ये कैसे लिख दिया। देखो, एक झलक दिखा रहा हूँ, सबके लिए नहीं करेंगे, लेकिन आर कैप के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखना क्या रहता है, अच्छा रहता है, ओके। तो कुछ मिटाऊं मैं, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटाऊं। देखो, कुछ ऐसा है कि अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माय एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड this is x, this is y, and this is z. If we are talking about only r, so this is my r coordinate in spherical coordinate system, and let me define, let us say this is point p, let us say this is point p, and in this point p we have a curve which is touching only point p, ठीक है, जो क्या कर रहा है, सिर्फ पॉइंट पी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मतलब एक बार समझ लेते हैं, ओके। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर टेंजेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर इस तरीके से टेंजेंट चाहिए, यू नो, आई वांट टेंजेंट एट दिस पॉइंट पी एंड दिस इज आर, ठीक है। इस पॉइंट पी पर मुझे टेंजेंट चाहिए। देखो, आपने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, पोजीशन एक्स और टाइम के बीच जैसे ग्राफ खींचता हूँ यूँ करके, और अगर जो टेंजेंट है तो जो टेंजेंट किससे दिखाते हैं, डी एक्स बाई डी टी,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दिस इज इक्वल टू किसका होता है ये, दिस इज टेंजेंट। तो ये क्या है मेरा टेंजेंट है, होता है नहीं होता टेंजेंट, ओके ये होता है नहीं होता टेंजेंट ना। अब देखो तो दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो दिस इज टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो अगर इस टेंजेंट को मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ डी आर डिवाइडेड बाई, किस डायरेक्शन में है, आर डायरेक्शन में है, तो डी आर डिवाइडेड बाई डी आर, ठीक है ऐसा लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस इज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो डी आर सॉरी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज आर कोऑर्डिनेट, ओके ध्यान देना ये जो आर है ऊपर लिखा है ये वाला है, और ये जो आर है ये नीचे वाला है, ठीक। ये आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए यहाँ पर। एंड वी कैन राइट, तो ये वेक्टर आएगा कुछ, तो वी कैन राइट इज लाइक डी आर डिवाइडेड बाई डी आर एंड इंटू आर कैप, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली बात है आर कैप डायरेक्शन में होगा, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। तो फ्रॉम हियर दिस आर कैप इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी आर, और अपॉन कितना आ गया, डी आर डिवाइडेड बाई डी आर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई मतलब ऐसे भड़क नहीं लेनी है, ये हमको पता है, ये फॉर्मूला पता है हमको, तो यहीं से हम कर लेंगे, ठीक। ये नहीं आया समझ में आया कोई बात नहीं, ओके मिटा दो इसको मैं, ठीक ओके। इसे लिखना भी नहीं है, ओके। हाँ मैथ्स वाले हो तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक बुक होगी, फिजिक्स वालों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैथ्स वालों को हाँ हो सकता है कभी कभी आपके वाइवा में आपको टीचर पूछ दे कि मतलब ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक। लेकिन फिजिक्स वालों के लिए इतना क्या है काफ़ी है जितना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दिस इज माई आर कैप। अगर मैं किसकी बात करूँ, थीटा कैप की बात करूँ, तो अब बताओ थीटा कैप क्या हो जाएगा, तो दिस इज डी आर डिवाइडेड बाई डी आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई, सॉरी ये डी थीटा आएगा, ठीक। तो दिस इज डी थीटा। एंड अगर मैं फाई कैप की बात करूँ, दिस फाई कैप इज डिफाइंड एज डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई एंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई, ठीक है ऐसा कुछ आया ना। अब देखो यहीं पर लिख दूँ मैं इसको, ये क्या है मेरा आर है, ये आर है मेरा, इसका डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है। और आई जे के आर कॉन्स्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, तो उनका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है पूरे का, तो दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू आई कैप, फिर प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू जे कैप, फिर प्लस का क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस थीटा, और इंटू कितना आ गया, के कैप आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब देखो क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो डी आर ओवर डी आर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, देखो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई एंड प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू साइन स्क्वायर फाई एंड प्लस का दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मेरा विश्वास करो इसे सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। देख भी लो यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर आ गया और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, आंसर 1। तो रूट 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा यहाँ पर, दिस इज साइन थीटा एंड दिस वन भी कॉस फाई एंड आई कैप एंड प्लस का, तो दिस इज साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू जे कैप एंड प्लस का दिस इज कॉस थीटा इंटू कितना आ गया, के कैप आ गया। क्लियर है बात। अब देखो तो ये तो क्या निकल गया, आर कैप इन टर्म्स ऑफ फाई एंड थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इसके लिए देखो पनौती दिख रही है आपको, इसकी पनौती दिख रही है, ये है पनौती, देखो एंगल के साथ चेंज हो रही है इसकी वैल्यू, तो यही पनौती है। तो अब देखो फाई कैप सॉरी थीटा कैप के लिए देखो, तो नाउ इंटीग्रेटिंग दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो दिस इज आर कॉस थीटा, साइन का कॉस हो जाएगा एंड इंटू कॉस फाई इंटू आई कैप, फिर प्लस का, तो दिस इज आर अगेन दिस इज कॉस थीटा एंड दिस वन विल बी द साइन फाई इंटू जे कैप एंड प्लस, तो माइनस हो जाएगा ये साइन फाई हो जाएगा, माइनस का आर दिस सॉरी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना आ गया ये के कैप अपॉन इस ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड करने का मतलब क्या हुआ मेरा, तो दिस विल बी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई एंड प्लस का आर स्क्वायर एंड दिस थिंग विल बी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, मैंने प्लस हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज साइन स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर
थीटा। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, अब देखो अगेन ये चीज़ कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बच जाएगा इधर से, तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, अंदर कितना बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइंस आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आर आएगा, और अंदर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाहर कितना है, आर है, आर से ये आर और ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पर, देखो तो दिस विल बी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इंटू आई कैप, एंड दिस विल बी इंटू कॉस थीटा, एंड दिस थिंग इज साइन फाई, एंड इंटू कितना आ गया, जे कैप, एंड माइनस का देन दिस थिंग इज साइन थीटा इंटू के कैप। ओके, तो ये क्या आ गया मेरा, साइन थीटा इंटू के कैप आ गया। तो दिस थिंग, दिस फाई कैप नथिंग बट दिस थिंग, ओके, इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, अगेन यू कैन सी दैट दिस फाई इज चेंजिंग विथ थीटा, फाई एंड थीटा। थीटा के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वैल्यू, तभी हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। ओके, अब बात करते हैं किसकी, ये लास्ट वाले भाई साहब की। तो लास्ट वाले भाई साहब में इसको किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फाई की रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का आर, दिस विल बी साइन थीटा, और दिस विल बी हमारे पास कॉस फाई, सॉरी इसको तो इंटीग्रेशन करके तो माइनस आया, तो दिस इज साइन फाई इंटू आई कैप, एंड प्लस का दिस इज आर तो साइन थीटा, एंड दिस वन विल बी द कॉस फाई, एंड दिस इज जे कैप, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ फाई का कोई कंपोनेंट है नहीं, फाई वाला कुछ है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। एंड डिवाइड में कितना क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, एंड प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस थिंग इज कॉस स्क्वायर फाई, एंड दिस विल बी, देखो यहाँ से दोनों ओर से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, आंसर 1 हो गया। बाहर कितना बचा, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा देखो, तो दिस विल बी द माइनस का साइन फाई इंटू आई कैप, एंड प्लस का कॉस फाई इंटू कितना आ गया, जे कैप आ गया। ठीक है, क्या आ गया, कॉस फाई इंटू जे कैप, के कैप का कुछ है नहीं तो यहाँ पर क्या लिख दो, जीरो के कैप लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि दिस सिंपल थिंग विच इज लुकिंग सो इनोसेंट, इट इज नॉट दैट मच इनोसेंट, इट इज लाइक कोबरा, पॉइजनस कोबरा। ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कहीं पर क्या आ जाए, आर कैप आ जाए ना, तो आर कैप पे जो क्या पुट करना पड़ेगा, ये पुट करना पड़ेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, जब इंटीग्रेशन करोगे ना पहली बार डर लगेगा, लेकिन जब आगे बढ़ोगे ना इंटीग्रेशन में फटाक से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, तो इसे डरना नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है कि आर कैप थीटा कैप फाई कैप कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएंगे। तो ऊपर हेडर में लिख दो कि भाई साहब आर कैप थीटा कैप फाई कैप वो नाग हैं जो इंटीग्रेशन के अंदर ही बैठे रहेंगे जब तक कि उनको हम ऐसे कन्वर्ट नहीं करते आई कैप थीटा कैप, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में। क्लियर बात, तो ऐसे क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, मतलब ऐसे लिखेंगे इनको हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ऐसे लिखो, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, यानी एक और लिखो क्या, तो दिस इज आर कैप थीटा कैप फाई कैप, तो दिस थिंग इज आर कैप थीटा कैप फाई कैप, दिस इज इक्वल टू, देखो पहले वाला क्या है, पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है वहाँ पर, साइन थीटा कॉस फाई, एंड फिर क्या है मेरे पास, साइन थीटा साइन फाई, और फिर यहाँ क्या है मेरे पास, कॉस थीटा, और फिर इसके नीचे क्या था हमारे पास, तो दिस इज समथिंग लाइक कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा कॉस फाई, एंड दिस वन इज अगेन कॉस थीटा साइन फाई, एंड दिस वन इज समथिंग लाइक माइनस का साइन थीटा, एंड लास्ट वन इज लाइक माइनस का साइन थीटा सॉरी साइन फाई, एंड दिस वन विल बी द कॉस फाई, एंड दिस वन इज जीरो, एंड दिस थिंग क्लोज्ड, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। इसे आप सॉल्व करोगे तो यही तीन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बात, और इसको थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, अगर मेरे को आई जे के को, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ आर कैप थीटा कैप फाई कैप टू
आई कैप जे कैप के कैप। अगर मेरे को आई कैप जे कैप के कैप को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, तो इसको इधर ले आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ और एंड ऐसे करके लिखो एंड, तो क्या हो जाएगा, रो वाला कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो कर दो फटाफट, ये तो बचपन की बातें हुई, क्लास 11th की बातें हुई, सॉरी 12th की बातें हुई, ठीक है, रटा होगा वहाँ पर। तो ये तो दिस थिंग विल बी, दिस इज इक्वल टू, तो जो कहाँ है कॉलम में उनको रो में ले आओ, तो दिस इज साइन थीटा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, एंड दिस इज माइनस का साइन फाई, एंड हियर वी हैव साइन थीटा साइन फाई cos theta sin phi, and this is cos theta cos phi, sorry, and here we have cos theta minus का sin theta, and here we have 0, and here we can write r cap theta cap phi cap, क्लियर। तो ये क्या होगा, कन्वर्जन भी होगा, क्लियर है इतनी बात, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, r को मतलब आई जे के को आर थीटा फाई और आर थीटा फाई को आई जे के टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है बात, ओके। अब करना है यहाँ पर क्या, मुझे लग रहा है ये वीडियो मुझे 2 पार्ट में डालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं 35 मिनट के 2 कर दूंगा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार मैं टाइम देख लूँ और बैटरी भी देखनी पड़ेगी मेरे को, 1 मिनट। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको चेंज करता हूँ, बैटरी फुल हो गई है, और बैटरी नहीं, क्या कहते हैं उसका नाम, स्पेस फुल हो गया है, स्पेस फुल हो गया है, दोबारा रिकॉर्ड कर, दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, वेट करो, ओके। चलो वापस आ गए हैं, ठीक है। जो मोबाइल भर गया था, यानी उसका स्पेस भर गया था, उसको खाली कर दिया है, और थोड़ा बैटरी भी लो हो गई थी, तो बैटरी भी क्या करते हैं, थोड़ा चार्ज कर दिया है, और थोड़ा मैं भी चार्ज हो गया हूँ, तो पूरे जोर से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत मोबाइल से भी डर लगा रहता है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ना वो MI का है, और MI की कहानी क्या रहती है आपको पता है, वो कभी भी बूम कर सकता है, ठीक है। तो वापस आए, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या कुछ इस तरीके से बोला था, कुछ ये मनहूस चीज़ें देखी थी हमने, मनहूस मतलब पनौती चीज़ें देखी थी, लेकिन बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखी थी हमने, ओके। अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हम किस तरीके से लाइन एलिमेंट को डिफाइन करेंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हिंट डालो क्या, लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइन एलिमेंट, या फिर कुछ मिटाऊं मैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, तो ये लिख दिया ना, ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि टाइम था आपके पास। तो लिखो यहाँ पर लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइन एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो लाइन या फिर इनफाइनाइटेसिमल लाइन एलिमेंट लिखो और अच्छा लगेगा, इनफाइनाइटेसिमल लाइन एलिमेंट, ठीक है। उससे पहले हमने जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, वहां पर लाइन एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया था, हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, CS कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो लाइन एलिमेंट DL था उसको मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि डिस्प्लेसमेंट इन x कैप डायरेक्शन या फिर i कैप डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट इज y कैप डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट इज z कैप डायरेक्शन, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, या तो क्या बोल दो इनफाइनाइटेसिमल लाइन एलिमेंट, या क्या बोल दो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। नाउ ये जो चीज है इसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ओके। यानी जो डेल एल है या फिर DL वेक्टर है, इसकी वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगी, ओके। देखो क्या होगी बताओ फटाफट, मतलब ऐसे देखो कि दिस इज माई y या फिर दिस इज x, तो दिस इज x, सब x कर दो, सब y कर दो, कुछ भी बोल दो, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस वन इज z, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। नाउ अज्यूम करो कि दिस इज माई ओरिजिन O, और ये जो मेरे पास मतलब कोऑर्डिनेट है, दिस इज r कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो अगर मैं ये बोलूं कि आई एम मूविंग ए स्लाइट मतलब इनफाइनाइटेसिमली इन r कैप डायरेक्शन, आई एम मूविंग इनफाइनाइटेसिमली इन r कैप डायरेक्शन, एंड दिस इज डेल r, तो दिस इज डेल r या फिर dr, तो दिस dr इज नथिंग बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप, तो ये क्या है r कैप डायरेक्शन है, और जो dr है वो कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज r कैप डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर जो dx है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन
आई कैप डायरेक्शन है, उस तरीके से जो डी आर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन या फिर इनफाइनेटिजिमल डिस्प्लेसमेंट इन आर कैप डायरेक्शन है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट डेल एल इन आर कैप डायरेक्शन, तो डेल एल इन आर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डी आर है। कितना है, डी आर है। उसी तरीके से अगर मैं किस डायरेक्शन मूव करूं, थीटा डायरेक्शन मूव करूं, तो दिस इज माई थीटा डायरेक्शन। तो इन थीटा डायरेक्शन आई एम मूविंग बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। कितने से मूव कर रहा हूं मैं, एक बहुत छोटे से एंगल डी थीटा से मूव कर रहा हूं। नाउ आई एम हियर, ठीक है। अब मैं कहाँ हूँ, इस पॉइंट पर हूँ। अब मैं यहाँ नहीं हूँ, अब मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ। और मैं कितना मूव किया, डी थीटा मूव किया। तो क्या इस टाइम पर जो मेरे पास डेल आर या फिर डी एल थीटा या फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा डायरेक्शन कितना होगा, क्या आप क्या सोच सकते हो, थोड़ी देर ऐसा लग रहा होगा आपको कि दिस विल बी इक्वल टू डी थीटा, बट इट इज नॉट इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, क्यों, एक तो यार सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरे पास डायमेंशनली है वही करेक्ट नहीं है। तो दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज एंगल एंड दिस इज लेंथ मीटर, ठीक है, एल। ओके, तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो व्हाट विल बी दिस, तो ये क्या होगा, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट आर्क। तो ये आर्क है हमारा। तो अगर ये मेरा रेडियस है और ये एंगल है, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल। तो दिस थिंग विल बी आर डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर, आर डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ बोल सकते हैं इनफाइनेटिजिमल डिस्प्लेसमेंट इन थीटा का डायरेक्शन विल बी आर डी थीटा। कितना होगा ये, आर डी थीटा होगा। अब बात करते हैं किसकी, इन फाई कैप डायरेक्शन। तो फाई कैप डायरेक्शन के लिए पहले मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन। तो दिस इज माई प्रोजेक्शन एंड दिस थिंग इज ओ क्यू एंड दिस विल बी, ये होगा क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज आर साइन थीटा। तो दिस इज आर साइन थीटा, ये तो पढ़ चुके हैं हम। एंड दिस इज एंगल फाई। तो इस आर साइन थीटा को मैं इधर लिखूँ, इससे अच्छा इस साइड लिखूँ, उससे पीछे रीजन बदल जाएगा। तो दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस एंगल इज फाई। ये एंगल क्या है मेरा, फाई है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने किस डायरेक्शन में मूव किया, मैं फाई का डायरेक्शन में मूव किया। तो ऐसे मूव करूँगा और कितना मूव किया मैं, अज्यूम कर लो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया मैं, डी थीटा, सॉरी डी फाई, फाई एंगल में हो रहा है तो डी फाई। तो डी फाई क्या हो गया, मूव हो गया इधर को। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दिस थिंग विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट विल बी दिस थिंग, अगेन जो यहाँ अप्लाई किया वो यहाँ भी अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्यू ऐसे लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगल। तो आर के इक्वल टू क्या होता है, एंगल अपॉन, सॉरी आर के इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल क्या है मेरे पास, डी थीटा या फिर आर साइन थीटा या फिर डी फाई, आर साइन थीटा इंटू क्या आ गया, डी फाई आ गया। तो दिस विल बी डी एल इन फाई डायरेक्शन या फिर फाई कैप डायरेक्शन एंड विच इज आर साइन थीटा डी फाई। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर अगर मैं क्या डिफाइन करना चाहूँ, ये डी एल वैक्टर डिफाइन करना चाहूँ, तो डी एल वैक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट इन थीटा कैप, सॉरी आर कैप डायरेक्शन इनटू आर कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना है, इनफाइनेटिजिमल डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार नहीं बोलूंगा इनफाइनेटिजिमल, सीधे मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा। तो दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा कैप प्लस डी एल फाई एंड दिस वन विल बी द फाई कैप। अब इन सबकी वैल्यू उठा के इधर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, और इसकी जगह डी आर आ जाएगा, डी आर आर कैप सॉरी यार सॉरी डी आर आर कैप प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा मेरे पास, आर डी थीटा थीटा कैप प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा मेरे पास, आर साइन थीटा एंड दिस इज फाई कैप। तो दिस इज माई इनफाइनेटिजिमल लाइन एलिमेंट या इनफाइनेटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात किसकी करते हैं, तो दूसरा चीज आता है, वो क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो हैशटैग करो या फिर इनफाइनेटिजिमल वॉल्यूम एलिमेंट, क्या लिखो, इनफाइनेटिजिमल वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट वो क्या होगा, इनफाइनेटिजिमल वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, बता सकते हो कोई। अगर सिंस वी नो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस डी टाउ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी टाउ इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो इसके एनालॉजी अगर मैं किसकी बात करूंगा, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डी टाउ हो जाएगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा मेरे पास,
डी एल, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो यहाँ क्या आ जाएगा अलोंग आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, तो दिस इज डी एल आर इंटू डी एल थीटा इंटू डी एल फाई आ जाएगा। तो दिस डी टाउ इज इक्वल टू डी एल आर कितना है मेरे पास, सिंपल डी आर है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस इज आर डी थीटा है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर साइन थीटा डी फाई है। तो इन सबको ऐसे कंबाइन कर दो, जो मल्टीप्लाई उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो डी टाउ निकल के आ गया वो कितना निकल गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, इसको ऐसे नोट कर लो, ठीक है। अगर ये पता नहीं है ना तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं किसकी बात करेंगे बताओ आप, ठीक है। क्या आता है इसके बाद, क्या बचा है लास्ट, एरिया एलिमेंट या फिर इनफाइनेटेजिमल एरिया एलिमेंट, इनफाइनेटेजिमल एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो जो एरिया एलिमेंट होता है एक्चुअल में वो वेक्टर होता है, एरिया इज ए वेक्टर, तो एरिया वेक्टर होता है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो एरिया है या फिर जो एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर है या फिर जो एरिया वेक्टर है उसका ओरिएंटेशन कैसे है, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तब उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तो उसका एलिमेंट क्या होगा। अगर वो जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तब उसका जो एलिमेंट्री एरिया होगा या फिर एरिया ऑफ एलिमेंट होगा तब क्या होगा। ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख लेते हैं और उसका एनालॉजी किसके लिए लिख देंगे हम, स्फेरिकल के लिए लिख देंगे, ठीक है। क्लियर बात। तो सबसे पहले अगर मैं कार्टेशियन की बात करता हूँ तो ऐसे लिखते हैं, तो जो डी ए होता है, डी ए लिखो डी एस लिखो, एक ही बात हुई। तो दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स डी वाई, ठीक है। एक्स और वाई आगे तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा जेड कैप आ जाएगा, तीसरा वाला, यानी किस डायरेक्शन में होगा, ये जेड का डायरेक्शन। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम सब ने पढ़ रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। ये जो डी ए अगर ये जेड कैप डायरेक्शन में क्या है हमारा ये एरिया वेक्टर है, तो उसका जो एरिया एलिमेंट होगा क्या होगा एक्चुअल में, डी एक्स डी वाई होगा। उसी प्रकार इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, दिस डी ए इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड, तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वाई कैप, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस डी ए इज इक्वल टू डी वाई डी जेड, तब ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स कैप डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर बात, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये तो किसकी बात होगी हमारी, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर मैं किसकी बात करता हूँ नाउ, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो सबसे पहले अगर मैं किस डायरेक्शन में बात करता हूँ, इन आर कैप डायरेक्शन, इन आर कैप डायरेक्शन। तो आर कैप डायरेक्शन के अलावा जो दो बचते हैं वो कौन से होते हैं, थीटा एंड फाई। तो इस केस में जो मेरा डी ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई, और इनटू क्या आ जाएगा मेरा आर कैप, ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ठीक है, कहाँ है, ये है वैल्यू, पुट कर दोगे वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास डी ए इक्वल टू कितना आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, डी से जाएगी वैल्यू, ये दो आएंगे ना, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इंटू आर कैप, ऐसा कुछ आ गया, ओके। और सिमिलरली अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेकेंड, इन फाई कैप डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट होगा, या फिर पहले थीटा कैप निकाल दें, तो थीटा कैप डायरेक्शन के लिए, तो थीटा कैप डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो जो बाकी बचे कोऑर्डिनेट कौन से हैं, आर और फाई हैं, तो जो डी ए आएगा वो क्या आएगा एक्चुअल में, तो दिस इज डी एल इन आर डायरेक्शन एंड डी एल इन फाई डायरेक्शन, और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा कैप। तो यहाँ से मेरे पास डी ए वैक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, डी आर क्या है, डी एल आर क्या है, डी आर है, एंड दिस थिंग इज आर साइन थीटा, तो दिस विल बी आर साइन थीटा डी आर डी फाई, ये कितना आ गया यहाँ पर, फाई कैप आ गया। तो दिस इज माई डी ए, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप, जब फाई कैप डायरेक्शन हमारा एरिया एलिमेंट होगा तब उसको हम इस तरीके से लेंगे। सिमिलरली जो थर्ड वाला है मेरे पास, थर्ड वाला क्या है, दिस इज फाई कैप डायरेक्शन एंड दिस इज योर होमवर्क, कि फाई कैप डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मैं जनरल रूप लिख दूं उसका, तो जो डी ए इक्वल टू हो जाएगा, फाई कैप की बात हो रही है, तो दिस इज डी एल थीटा एंड डी एल आर
एंड दिस वन विल बी फाई कैप। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी है और आपको क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, एरिया एलिमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तब वहां पर आपको एरिया एलिमेंट मतलब देखते ही समझ में आना चाहिए कि थीटा कैप डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा, सॉरी ये होगा, आर कैप डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और फाई कैप डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा। ठीक है, देखते ही आपको मतलब वहां पर याद आना चाहिए। ओके, क्लियर है बात। और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे ना। लास्ट में अब जो पूरा चैप्टर है वो खत्म आने को है और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, वो ये है लिमिट। लिमिट अभी तक हमने डिस्कस करी ही नहीं। तो लिमिट क्या होगी कि जो थीटा होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, जो फाई होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, और जो आर होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखी ताकि आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कर सको। ठीक है, ये तो नहीं तो उल्टा जैसा हो गया ना कि लास्ट में सबसे कम कंसंट्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके देखो, तो लिमिट ऑफ आर थीटा एंड फाई, देखो एक्स वाई जेड की लिमिट क्या होती थी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ आर थीटा फाई, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिख दो क्योंकि इंटीग्रेशन जब करोगे तो लिमिट तो रखना है वहाँ पर, तो लिमिट ही पता नहीं हो कैसे करोगे। तो लिमिट्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। ठीक है, आर थीटा फाई जो कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन किए उनकी लिमिट क्या होगी, देखो इस तरीके से, दिस इज माई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड एंड दिस वन इज आर। ये क्या है, मेरा आर है। ठीक है, तो दिस इज आर। देखो आर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अगर मैं आर की लिमिट की बात करूँ, आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लिमिट, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो तो जीरो होगी हमेशा। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब कहाँ तक जा सकता है, कहीं जा सकता है मतलब इन्फिनिटी तक, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, आर जीरो टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं किसकी, थीटा की। अब देखो थीटा इज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल क्या है, मेरा थीटा है। ठीक है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये क्या होगा, माइनस जेड एक्सेस, इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक आएगा, इधर तक आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ क्या कर सकता है, इस तरीके से चल सकता है यूँ करके। ठीक है, दिस इज ओके, इस तरीके से जो आर कहाँ से कहाँ आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है। ओके, क्लियर है बात। तो दिस थिंग इज आर। ओके, यानी ये जेड एक्सेस को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि जो आर है वो जेड एक्सेस को क्रॉस नहीं करेगा, तो जो थीटा की लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, यहाँ थीटा कितना है, जीरो है, चला 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 कितना हो जाएगा 180, तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जीरो से पाई हो जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी, फाई की लिमिट की। फाई कैसे था, कोई ऐसे था कि मैंने यहाँ पर क्या खींचा, इस तरीके से, इट से मिटा दूँ। ठीक, ओके, अब फाई की बात करते हैं, तो ये चीज़, तो ये फाई, तो दिस थिंग इज फाई। फाई कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या हो जाएगी लिमिट इसकी, देखो फाई ऐसे घूम रहा है ना, फाई ऐसे घूम रहा है, फाई ऐसे घूम रहा है, तो फाई की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से 2 पाई, तो फाई विल बी जीरो टू 2 पाई। ठीक है, तो दीज लिमिट विल बी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इंपोर्टेंट, IMP, इंपोर्टेंट। एक क्वेश्चन दे दूं आपको, देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है यूं करके, this is x axis, this one is y axis and this one is z axis and here we have a sphere of radius r। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है, इसका वॉल्यूम कितना होगा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, प्रूफ करना है, ऐसे बोल सकते हो, प्रूफ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। करो, प्रूफ होता है, मैं तब तक पानी पीता हूँ, मतलब प्रूफ करो इसको फटाफट। क्या इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्रूव कर सकते हो, एक बार वैसे करके देखना, मतलब हवा निकल जाएगी आपकी, क्या करूं समझ ही नहीं आएगा। और देखो अभी स्पेरिकल से कितने मतलब तेजी से करता हूं मैं, देखो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो उससे पहले क्या कर दूंगा, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम कर लूंगा, फिर उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, पूरे वॉल्यूम के लिए। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर क्या कर दिया हमने, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट क्या कर लिया, इस तरीके से क्रिएट कर लिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज डी टाउ। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है यहाँ से क्या है, आर है, तो दिस इज एट आर डिस्टेंस पर है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओके, तो और ये जो आर है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, इस छोटे से
वॉल्यूम सॉरी छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है डी टाउ है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड वी नो डी टाउ इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था कि दिस डी टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो ये होता है, उठा के इधर रख दो, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड दिस इज डी फाई एंड दिस विल बी इक्वल टू, एंड लिमिट रखो, तो सबसे पहले थीटा की लिमिट, यहाँ पे आर की लिमिट, तो 0 टू कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, और थीटा की लिमिट 0 टू क्या आ जाएगी पाई, एंड फाई की लिमिट 0 से कितनी आ जाएगी ये 2 पाई, एंड दिस विल बी आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या आर 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहीं पर रुक जाएगा आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, ओके, यहीं तक वॉल्यूम है, यहाँ से आगे है ही नहीं स्फीयर, तो वो आया नहीं, तो यहीं तक आगे लिमिट, ठीक, तो दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन थीटा एंड दिस इज डी आर डी थीटा डी फाई। अब बताओ इस इंटीग्रेशन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड पहले मिनट में था, से सेकंड में आ गया, वाह क्या बात है। तो देखो सबसे मैंने फाई का कर दो, फाई का 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, फिर थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस नहीं प्लस कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज लिमिट 0 से 2 पाई, ऐसा कुछ हो जाएगा, सही कर रहा हूँ मैं, 0 से 2 पाई, सही कर रहा हूँ भाई, ओ भाई 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 भाई, ओह थीटा क्या है 0 से पाई है, और माइनस का होता है ध्यान देना, दिस इज माइनस, आई थिंक माइनस नेगेटिव होता है ना, एंड दिस इज पाई, एंड फिर क्या हो जाएगा आर का, तो आर क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज आर की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कुछ हो गया, और लिमिट 0 टू कैपिटल आर करो, ये आ जाएगा मेरे पास पूरे 1 घंटे का एक्सपीरियंस है, 1 घंटा नहीं, पूरे मतलब 3 घंटे का एक्सपीरियंस है। इसका आंसर कितना आता है, 4/3 पाई आर क्यूब आता है, 4/3 पाई आर क्यूब आता है। क्यों बोल रहा हूँ मेरे पास 3 घंटे का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 3 घंटे पहले जब मैं इस पूरे लेक्चर का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं मुझे कैलकुलेट करने की, ठीक, आपको करना है, आप करो, यहाँ पर रखो, लिमिट करो, कॉस पाई क्या आ जाएगा -1, ठीक है, और 1 मिनट, हाँ माइनस बाहर चला जाएगा, कॉस पाई क्या आ जाएगा -1 और कॉस 0 कितना आ जाएगा 1, -1 -2, ये बाहर माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा ये, तो दिस थिंग इज 4 पाई एंड डिवाइड में 3 आ गया, और ये क्या आ गया यहाँ से आर क्यूब आ गया, क्लियर, तो दिस इज द वॉल्यूम, यही तो होता है, ठीक है, कितना टाइम, 3 लाइन लगी। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओ यहाँ पर, मेरे को खुद नहीं आता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, आपको कैसे बताऊंगा, ठीक है, तो मतलब टफ होता है, क्लियर है बात। तो जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, ले लिया होगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आज हमने क्या कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया। आई थिंक 2 वीडियो हो गई होंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोज होगी, ठीक है, मैं 2 करके डाल दूंगा, ओके। तो इतना ही है आज के लिए, और हाँ ठीक है, इतना कुछ कर रखा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, जो क्या होने वाला है अनदर, मतलब अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और मतलब होने वाला है इंपॉर्टेंट हो, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।